हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत अभी हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में मैंने अभी तक आपको स्पेशली आरबीआई के बारे में बहुत सी बातें बताई, क्या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है आरबीआई से रिलेटेड। और उसके बाद हम लोगों ने आरबीआई के अधीन जो हमारे ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम में कॉमर्शियल बैंक हैं, उन कॉमर्शियल बैंक्स को या व्यावसायिक बैंकों को डिस्कस किया था। और मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि कॉमर्शियल बैंक दो सेक्टर में डिवाइड हैं, एक पब्लिक सेक्टर बैंक और दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर या नेशनलाइज्ड बैंक का जो प्रेजेंट स्टेटस है वहां तक हम लोगों ने अपडेट कर लिया है। अब हमें बात करनी है प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो बच्चों, अगर देखा जाए तो भारत में मैंने आपको बताया है कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो बैंकिंग व्यवस्था का जो विकास हुआ वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा हुआ और बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर के द्वारा विकसित हुआ, उसी के हाथों में था। लेकिन 1947 में जब हमें स्वतंत्रता मिली तो हमारी अर्थव्यवस्था में समाजवाद का प्रभाव बहुत व्यापक रूप से बढ़ा और उसी के फलस्वरूप आपने देखा कि 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया, 1955 में एसबीआई बन गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके, और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। वो सब क्या थे? प्राइवेट बैंक थे, सबके सब प्राइवेट थे और सबका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसका मतलब अगर हम देखें तो 1980 तक हमें दिखता है कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम को एक तरह से ब्रेक करने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है और उसको एक्वायर करके उसको पब्लिक सेक्टर की जगह प्राइवेट सेक्टर की जगह पब्लिक सेक्टर बैंक डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जब 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा आर्थिक सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए गए और विश्व के तमाम संगठनों के दबाव थे, चाहे वो अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की या WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो कहीं ना कहीं भारत में भी ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म की आवश्यकता थी और उन्हीं रिफॉर्म के अंतर्गत भारत की बैंकिंग व्यवस्था में भी रिफॉर्म हुए। और बैंकिंग व्यवस्था में जो रिफॉर्म हुए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के परिप्रेक्ष्य में हम उनको देखें तो बैंकिंग सिस्टम में जो है या हमारी बैंकिंग व्यवस्था में यहां लाया गया LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। किस में लाया गया? ये बैंकिंग सिस्टम में। ठीक है, तो बैंकिंग सिस्टम में LPG लाया गया जिसके द्वारा ये प्राइवेट सेक्टर बैंकों का विकास प्रारंभ हुआ, उनको एस्टैब्लिश किया गया और धीरे धीरे आज तक अगर हम देखें तो बहुत बड़ा विकास उनका हो गया है। तो LPG इन बैंकिंग सिस्टम कैसे, थोड़ा सा इसको ब्रीफली हम डिस्कस करते हैं कि लिबरलाइजेशन इन बैंकिंग सिस्टम, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन बैंकिंग सिस्टम। तो अगर हम शॉर्ट में थोड़ा सा डिस्कस करें लिबरलाइजेशन इन बैंकिंग सिस्टम, तो बैंकिंग सिस्टम में लिबरलाइजेशन का मतलब ये हुआ, उदारीकरण का मतलब ये हुआ कि बैंक को स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा जो लाइसेंस पॉलिसी थी उसको सिंप्लीफाई की गई और गवर्नमेंट जो पहले प्राइवेट बैंक को एस्टैब्लिश करने की परमिशन नहीं देती थी उसके लिए तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस रखती थी जिससे वो नहीं हो पाता था। तो सरकार उदार हुई, लिबरलाइज हुई, तो बैंकिंग व्यवस्था को उसने लिबरलाइज किया जिससे कोई भी व्यक्ति या समूह आसानी से जो है किसी प्राइवेट बैंक को स्थापित कर सके। अब उसकी क्या शर्तें हैं उस पर हम आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद तो उसकी नीतियां, उसकी पॉलिसीज को लिबरलाइज किया गया, लाइसेंस पॉलिसी को आसान बनाया गया।
ठीक, अब आया प्राइवेटाइजेशन। तो भाई सीधी सी बात है, प्राइवेट सेक्टर बैंक को एस्टेब्लिश करने को प्रोत्साहित करना, ये हुआ प्राइवेटाइजेशन, कि निजी बैंकों की स्थापना को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया गया सरकार के द्वारा, कि लोग जो है या बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इंडिया में आए और वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक को, या इंडियंस जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक को एस्टेब्लिश करें। ठीक है, तो ये प्राइवेटाइजेशन हुआ। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ कि सरकार को लगा कि भाई हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो स्थिरता की स्थिति में आ रहे हैं, उनमें कंपटीशन बहुत कम है। तो ऐसे में अब क्या होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच कंपटीशन होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, तभी कहीं ना कहीं इस पूंजी का जो बिजनेस है वो अच्छा होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन इन बैंकिंग सिस्टम, तो बैंकों में ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? बैंकों में ग्लोबलाइजेशन का मतलब बैंकिंग सिस्टम, पहली चीज तो बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत एफडीआई की परमिशन दी गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कोई भी विदेशी इन्वेस्टर्स यहां पर इन्वेस्ट करके बैंक स्थापित कर सकता है। बाहर के जो बैंक थे, प्राइवेट बैंक्स थे, उनको भारत में अपनी ब्रांचेस ओपन करने की परमिशन दी गई, उनको अपने परिचालन की परमिशन दी गई, ग्लोबलाइज किया गया। हमारे बैंकों को भी बाहर जाने की परमिशन हुई, ग्लोबलाइज किया गया पूरी तरह से। ठीक है, तो एफडीआई की परमिशन हो गई या ब्रांच ओपन करने की परमिशन हो गई। तो ये सब चीजें जो है वो ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत आ गई कि भाई बैंकिंग व्यवस्था में भी ग्लोबलाइजेशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बहुत सारे विदेशी बैंकों का भी आगमन हुआ, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो बैंकिंग सिस्टम में कैसे एलपीजी लाया गया और उसके बाद भारत में 1991 के बाद प्राइवेट सेक्टर के बैंकों का तेजी से विकास हुआ। अब आरबीआई ने प्राइवेट सेक्टर बैंकों की स्थापना के लिए कुछ प्रावधान किए हैं, प्रोविजन किए हैं। अब उसमें बहुत सारे प्रोविजन हैं या प्रावधान हैं, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहली बात कि भारत में आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग या आरबीआई रूल के अकॉर्डिंग कौन व्यक्ति या कौन संस्था जो है वो प्राइवेट बैंक स्थापित कर सकती है। तो उसकी अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक भारत में कोई भी व्यक्ति या समूह स्थापित कर सकता है। ये पहली शर्त है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको नोट भी करना है अपने नोट्स में। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति समूह जो है, व्यक्ति या समूह भारत में प्राइवेट सेक्टर बैंक स्थापित कर सकता है। उसकी जो इनिशियल कैपिटल है, उसका जो प्रारंभिक पूंजी या अंश पूंजी है, वो कम से कम 500 करोड़ रुपए होना चाहिए। ठीक है, 500 करोड़ रुपए का इनिशियल कैपिटल या प्राइमरी कैपिटल जो है उसका होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी समूह बैंक स्थापित कर सकता है। पहले ये 1991 में जब परमिशन मिली थी तो उस समय 200 करोड़ रुपए था। 2015 में भारत सरकार ने आरबीआई के द्वारा संशोधन करवाया और इसको 500 करोड़ रुपए कर दिया मिनिमम। ठीक है, अब अधिकतम जो भी हो वो तो बैंक के ऊपर है। ठीक है, दूसरा यहां पर एक चीज और है कि प्राइवेट सेक्टर बैंकों को एस्टैब्लिश करने के बाद या प्राइवेट सेक्टर बैंकों को एस्टैब्लिश करने के लिए अगर हम वो पहली वाली शर्त पे आ जाएं तो जो है एफडीआई की अनुमति दी गई है, एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई है। अब इकोनॉमी के अगले अन्य चैप्टर में हम लोग एफडीआई की कहां क्या लिमिट्स है उस पर बात करेंगे। यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की परमिशन दी गई है। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो हो सकता है। ठीक है, और उसके द्वारा प्राइवेट सेक्टर बैंक एस्टैब्लिश हो सकता है। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल बताऊं, भारत में यश बैंक आपने सुना होगा, बहुत चर्चा में रहा, स्कैम हो गया तो इस साल भी बहुत चर्चा में रहा। यश बैंक जो है वो एफडीआई
के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, तो अब यहां यस बैंक यानी इसका मतलब हॉलैंड की कोई कंपनी या कोई पर्सन ने यहां पर पैसा लगाया यस बैंक में और यहां के इन्वेस्टर ने, और वो मिलाकर ये स्थापित हुआ। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए एक और शर्त या फैसिलिटी रखी गई है, वो है आईपीओ के द्वारा पूंजी का प्रबंध करने की अनुमति। आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी शेयर के द्वारा, इनिशियल पब्लिक ऑफर या शेयर के द्वारा पूंजी का प्रबंध करने की परमिशन दी गई है। ठीक है, लेकिन ये कब होगी? आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक। बैंक का क्रेडिट देखेगा ना सेबी, क्योंकि ये तो सेबी के अनुमति के आधार पर होगा ना। एफडीआई तो पहले आ सकता है, एफडीआई आया भाई 500 में 200 करोड़ रुपए एफडीआई आ गया, 300 करोड़ रुपए यहां का लगा और ये 500 करोड़ का एक बैंक स्थापित हो गया। लेकिन जो है वो जो आईपीओ है वो पहले परमिशन नहीं, पहले वो स्थापित तो हो संस्था, वो जो है स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होगी, यानी वो बैंक रजिस्टर्ड होगा, और जब सेबी परमिशन देगा तो वो यानी अपनी ब्रांचेज का विस्तार करने के लिए, अपने बिजनेस का विस्तार करने के लिए बैंक को यह परमिशन है कि वो आईपीओ जारी कर सकता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ जारी करके वो मुद्रा की व्यवस्था या पूंजी की व्यवस्था जो है, कैपिटल की व्यवस्था कर सकता है, उसका मैनेजमेंट या प्रबंध कर सकता है। ठीक है, जैसे रिलायंस जियो ने अभी कुछ समय पहले आईपीओ जारी किया, उसके द्वारा क्या किया? उसने पूंजी का प्रबंध किया। ठीक, तो उस तरह से इनको भी परमिशन है। ठीक, इसके अलावा और भी तमाम इनके लिए रूल रेगुलेशन है, बट वो आपके लिए अब बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो अभी आपको क्या जानना है? प्राइवेट सेक्टर बैंक को एस्टैब्लिश करने में कम से कम कितनी प्राइमरी या इनिशियल कैपिटल चाहिए? 500 करोड़ रुपए। क्या प्राइवेट बैंकों में एफडीआई की परमिशन है? क्या प्राइवेट बैंक आईपीओ जारी कर सकते हैं? बिल्कुल जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आसान भाषा में आपको ये चीजें समझनी है। ठीक है, अब प्राइवेट बैंक इंडिया में 2 प्रकार के हैं और दोनों के दोनों प्रकार के प्राइवेट बैंक आरबीआई रूलिंग के अंतर्गत काम करते हैं, आरबीआई के अधीन कार्यरत होते हैं। भारत में उनको जो भी परिचालन करना है वो आरबीआई रूलिंग के अंतर्गत, आरबीआई रेगुलेशन के अंतर्गत ही करना है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। ठीक है, अब 2 प्रकार के, एक देसी और दूसरा विदेशी, इंडियन प्राइवेट बैंक एंड फॉरेन प्राइवेट बैंक। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंडियन बैंक है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनका नाम और उनके जो हेड ऑफिस हैं वो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो उन बैंकों को मैं अल्फाबेटिकल लेकर चलता हूं। कुछ बैंक जो हैं, तो एक तरफ बैंक और दूसरी तरफ हेड ऑफिस, जो इंडियन प्राइवेट बैंक है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सिस बैंक, ठीक, हेड ऑफिस मुंबई। ठीक है, मैंने बैंक की एक छोटी सी लिस्ट बनाई हुई है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक्सिस बैंक मुंबई, देन बंधन बैंक कोलकाता, देन फेडरल बैंक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं उनको आपको बता रहा हूं। फेडरल बैंक कोच्चि केरल इसका हेड ऑफिस है। एचडीएफसी मुंबई, आईसीआईसीआई मुंबई, आईसीआईसीआई मुंबई, सबसे ज्यादा ब्रांचेज हैं इस समय आईसीआईसीआई की। आईडीबीआई मुंबई,
मैक्सिमम प्राइवेट बैंक की जो ब्रांचेस हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, अभी आप देख लेंगे, ठीक है। तो पहला मैंने बताया एक्सिस बैंक मुंबई हेड ऑफिस, बंधन बैंक कोलकाता, फेडरल बैंक कोच्चि, एचडीएफसी मुंबई, आईसीआईसीआई मुंबई एंड आईडीबीआई मुंबई, ठीक। अब इस कुछ और हैं उनको भी देख लेते हैं। इसके बाद आईडीएफसी, ये अभी केबीसी में बहुत चर्चा में आया था। केबीसी में इस बार अमिताभ बच्चन इसका चेक दे रहे थे, ठीक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कहते हैं इसको, और ये भी एफडीआई के द्वारा स्थापित हुआ है, आईडीएफसी फर्स्ट जो है। इसके बाद इंडस लैंड बैंक, इंडस लैंड बैंक का भी हेड ऑफिस मुंबई है। मैंने आपको बताया कि ज्यादातर के हेड ऑफिस मुंबई हैं, ठीक है। कोटक महिंद्रा, ये महिंद्रा ऑटोमोबाइल वालों का है, कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक भी मुंबई, कोटक महिंद्रा बैंक। यश बैंक जो अभी मैंने बताया कि बहुत चर्चा में, इसका भी हेड ऑफिस मुंबई। तो अगर हम देखें तो सिर्फ 2 प्राइवेट बैंक आपको ऐसे मिले जिसके हेड ऑफिस मुंबई में नहीं है, एक बंधन बैंक और दूसरा फेडरल बैंक। बंधन बैंक का हेड ऑफिस कोलकाता और फेडरल बैंक का हेड ऑफिस कोच्चि। बाकी आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि बाकी सारे जो प्राइवेट बैंक हैं इंपॉर्टेंट जो आए हमारी लिस्ट में, एचडीएफसी हो, आईडीबीआई हो, ठीक है, एक्सिस बैंक हो, ठीक है, तो आईडीएफसी हो, तो वो सब के सब जो हेड ऑफिस हैं, कोटक महिंद्रा हो गया, यश बैंक हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, प्रेजेंट इनका जो हेड ऑफिस है वो सब के सब जो है वो मुंबई में हेड ऑफिस उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक। तो ये बिल्कुल दिमाग में इसको बैठा लेना है। अभी जैसे कई बार ऐसा होता है कि मैं आपको इकोनॉमी में बहुत सी चीज़ें बहुत इजी में बताता हूं क्योंकि आप बहुत आसानी से उसको समझ सकें और उसको याद कर सकें, जिससे कि वो एग्ज़ाम में आपके आउटपुट उसका आ सके। अब जैसे पिछले वीक में मैंने एक दिन वीडियो ना देकर नोट्स दे दिया इंडियन बैंकिंग सिस्टम का, और जितने लोगों ने उस नोट्स को ओपन किया, क्योंकि वो एक एक्सटर्नल नोट्स आपको एज इट इज प्रोवाइड कर दिया गया। अब वो सिर्फ इसलिए दिया था कि जो आप वीडियो लेक्चर के द्वारा या क्लास के द्वारा बहुत आसान भाषा में जो चीजें समझ लेते हैं वो किताबी ज्ञान में कैसे है, इसको भी देख लो, ठीक है, कि उसको जो है जब आप पढ़ते हो तो कितना समझ पाते हो, कितना रिसीव कर पाते हो, इसको भी देख लो। क्योंकि इसीलिए कई बार ऐसा होता है ना कि वीडियो लेक्चर अच्छा देख लेंगे, अच्छा फिर कर लेंगे, ठीक है, वो वादे पे चल रहा है, जब क्वेश्चन पूछा गया तो अच्छा देख लिया, कोई फायदा नहीं। तो वो जब आपको उस तरह से प्रोवाइड हुआ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया, सर इसको पूरा लिखना है, सर पूरा इसको याद करना है। हमने कहा बेटा परेशान ना हो, वो चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें, बारिश भी बाहर बहुत तेज शुरू हो गई है, तो बारिश की भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है, कोई बात नहीं। जो है वो आपको यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर कुछ ऑफलाइन में फ़ायदे थे तो कुछ ऑनलाइन के भी फ़ायदे हैं। बहुत कुछ अगर ऑफलाइन के फ़ायदे थे तो कुछ कुछ तो ऑनलाइन के फ़ायदे हैं ना, कि आज आप बारिश हो चाहे कुछ भी हो, अभी अगर इस समय अगर मैं बात करूँ तो शाम के इस समय शाम की सिविल की क्लास इस बारिश में नहीं हो पाती, बारिश के कारण आज नहीं हो पाती, शाम की क्लास प्रभावित हो जाती। लेकिन आज देखिए कि बारिश हो रही है, उसके बाद भी आपकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है और इस बारिश के ऑनलाइन मीडियम में भी आपके पास आपकी क्लास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो बैंक और हेड ऑफिस अब हम कौन से देखेंगे, जो फॉरेन बैंक्स हैं और जिन्होंने इंडिया में अपना जो है वो ब्रांच स्थापित किया, ठीक है। ऐसे कॉमर्शियल प्राइवेट बैंक्स की
एक छोटी सी सूची मैंने बनाई हुई है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने आरबीआई की जो साइट है उस पर जो अपडेट हुआ है 31 मार्च 2020 तक का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने आपके सामने ये जो बैंक इंपॉर्टेंट है विद उसको मैंने यहाँ, हेड ऑफिस का मतलब वो कंट्री, उस कंट्री में ही उसका हेड ऑफिस होगा, ठीक है, तो वो कंट्री का नाम वहां पर लिखा जाएगा, तो हेड ऑफिस ऑब्लिक कंट्री, ठीक। बैंक सबसे पहला, इसको भी अल्फाबेट लेकर चलेंगे, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस यूएसए। दूसरा बार्कलेज बैंक, बार्कलेज बैंक यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, लंदन में हेड ऑफिस है। तीसरा बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ अमेरिका यूएसए, नाम से ही लग रहा है। सिटी बैंक, ये आरबीआई की साइट पे ऐसे ही अल्फाबेटिकल दिया हुआ है तो मैंने वहीं से लिया है, सिटी बैंक यूएसए। डीबीएस, डीबीएस डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, ठीक है, तो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर या डीबीएस, ये कहां का है, सिंगापुर, सिंगापुर। नेक्स्ट ड्यूश बैंक, DUDEU TSCH, ये जर्मन लैंग्वेज में है, ड्यूश बैंक जर्मनी। इसकी भी काफ़ी ब्रांचेज हैं इंडिया में, 17 ब्रांचेस, ठीक है, तो ये हो गया। तो अमेरिकन एक्सप्रेस यूएसए, बार्कलेज बैंक यूके, ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका यूएसए, सिटी बैंक यूएसए, डीबीएस यानी डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर, ड्यूच बैंक कहाँ है, जर्मनी में, ठीक है। तो अब हम कुछ 2-3 और हैं उनको भी, या 3-4 बोले तो और हैं, उनको भी हम कवर कर लेते हैं यहाँ पे। HSBC बहुत इंपॉर्टेंट है, हांगकांग संघाई बैंक कॉरपोरेशन, HSBC हांगकांग संघाई बैंक कॉरपोरेशन, ठीक है, ये कहाँ है, हांगकांग में, ठीक है, इसका हेड ऑफिस हांगकांग, ओके। देन इसके बाद जो है सिन्हान बैंक, सिन्हान बैंक, सिन्हान बैंक साउथ कोरिया, साउथ कोरिया। सोनाली बैंक, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, मैंने पहले भी बताया हुआ, सोनाली बैंक बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। और उसके एक और बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक यूके, यूनाइटेड किंगडम, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक यूके, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये आपके नीचे वाली लिस्ट के बाद आया HSBC हांगकांग, सिन्हान बैंक साउथ कोरिया, सोनाली बैंक बांग्लादेश और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक यूके, ठीक। अगर हम बात करें बच्चों कि जो फॉरेन बैंक्स हैं उनकी जो ब्रांचेज हैं यहाँ पे, सबसे ज़्यादा ब्रांचेज किस बैंक की है, तो मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा ब्रांचेज स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की हैं। अकॉर्डिंग टू आरबीआई वेबसाइट इसकी इंडिया में ब्रांच हैं 100 ब्रांच हैं, तो ब्रांच के अकॉर्डिंग ये पहले नंबर पे आया। दूसरे नंबर पे जो है यहाँ पर उसको अभी रब कर दिया गया है, ठीक है, दूसरे नंबर पर सिटी बैंक है। सिटी बैंक की सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं, 26 ब्रांचेज जो है वो 35 ब्रांचेज जो है वो सिटी बैंक की हैं, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर पर इंडिया में सबसे बड़ा विदेशी बैंक माना जाएगा अकॉर्डिंग टू ब्रांचेस। पहला स्टैंडर्ड चार्टर्ड यूके का, दूसरा सिटी बैंक यूएसए का, ठीक है, और थर्ड नंबर पे HSBC है जिसकी 26 ब्रांचेज हैं। हांगकांग संघाई बैंक कॉरपोरेशन की 26 ब्रांचेज हैं, ठीक है। और इस वर्ष जो है भारत सरकार ने
या इस वर्ष नहीं, 2019 में एक और विदेशी बैंक को बहुत भारत में अनुमति दी, जिसकी अभी केवल एक ब्रांच आई है और जो विवाद का कारण बना हुआ है, बैंक ऑफ चाइना। ठीक है, तो बैंक ऑफ चाइना भी इंडिया में प्रवेश कर चुका है, उसको भी परमिशन मिल चुकी है और ये जो है विवाद का विषय है और अभी इसीलिए उसको केवल एक ब्रांच की परमिशन मिली है और उसका एक्सटेंशन नहीं किया गया है अभी, क्योंकि उसको उसी स्थिति में रोक दिया गया है। ओके, तो ये कॉमर्शियल बैंक आपने देखा कि कॉमर्शियल बैंक अगर हम देखें भारत में तो 3 प्रकार के कॉमर्शियल बैंक दिख रहे हैं। एक नेशनलाइज या पब्लिक सेक्टर बैंक, अर्थात जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक है। दूसरा देसी प्राइवेट सेक्टर बैंक यानी इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक, भारतीय प्राइवेट सेक्टर बैंक। और तीसरा विदेशी या फॉरेन प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक, तो इस प्रकार से आपके सामने ये कॉमर्शियल बैंक्स की बात हम लोगों ने करी। अब हम आरबीआई के तहत जो दूसरी बैंकिंग व्यवस्था है उस पर आते हैं, जिसका नाम है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, नाम से ही लग रहा है ग्रामीण क्षेत्र का विकास या उद्देश्य लेकर बनाए गए बैंक है कि नहीं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो अब ये अलग से कैटेगरी बनानी पड़ी। इतनी बड़ी बैंकिंग व्यवस्था होने के बावजूद इस ग्रामीण भारत के विकास के लिए, ग्रामीण भारत को शीघ्र बैंकिंग, फास्ट बैंकिंग फैसिलिटी प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया, रीजनल रूरल बैंक स्थापित किया गया। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम बात करें कि सबसे पहला पॉइंट कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना क्यों की गई, क्या आवश्यकता थी भाई। कॉमर्शियल बैंक जो है वो एस्टेब्लिश थे, तो ये इसकी स्थापना क्यों की गई, तो उसका जवाब ये है कि कॉमर्शियल बैंक्स या व्यावसायिक बैंक अधिकतर शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित थे। ग्रामीण क्षेत्रों में उनका जो है वो उनकी पहुंच नहीं थी, ना के बराबर थी। और ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों ना के बराबर थी, क्योंकि उनको लगता था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है हमें कंज्यूमर नहीं मिलेगा। अभी कुछ वर्षों पहले तक गांव में कंज्यूमर्स की संख्या बहुत कम थी। ये तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी तमाम योजनाएं आई जिससे लोग बैंक से जुड़े, मनरेगा के द्वारा बैंक से जुड़े। अदरवाइज ग्रामीण बैंकों की स्थापना के बाद भी स्थितियां ऐसी बहुत अच्छी नहीं थी, लोगों का बैंकिंग सिस्टम पर उतना विश्वास नहीं था। और धीरे धीरे ऐसी तमाम योजनाओं के द्वारा लोग बैंक से जुड़े। तो अगर भारत में कहा जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा, तो बहुत सारी ग्रामीण विकास की योजनाओं का इसमें सबसे ज्यादा योगदान रहा है। ठीक है, तो और बैंकों का जो व्यापार हुआ उसमें फायदा हुआ उसका। ठीक है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, अगर हम देखें तो पहला उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र को शीघ्र बैंकिंग सुविधा प्रदान करना, फास्ट बैंकिंग सिस्टम रूरल एरिया को, क्योंकि भारत का अधिकतर भाग आज भी क्या है, ग्रामीण है, तो उसे प्रदान करना आज भी। ठीक है, दूसरा है कि ग्रामीण क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र को सहायता पहुंचाना, ऋण व अन्य सुविधाएं प्रदान करना, कमजोर वर्ग के हितों का ध्यान रखना, उनके हितों में वृद्धि हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से, तो एक प्रकार से अगर दिखाई पड़ता है यहां पर, तो ये पूंजीवादी
आर्थिक नीति के तहत हुआ या समाजवादी? तो आपको अपने आप से लगेगा कि ऐसा कोई भी कार्य वेलफेयर जहां है दिमाग में, तो सीधी सी बात है वो ग्रामीण बैंकों की स्थापना या इनका विकास किस नीति के तहत हुआ? समाजवादी आर्थिक नीति के तहत हुआ। और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा 26 सितंबर 1975 को ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी किया गया। ठीक है, 26 सितंबर 1975 को ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी किया गया और अध्यादेश के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हम कह सकते हैं कि समाजवादी आर्थिक नीति के तहत 26 सितंबर 1975 को 1975 को राष्ट्रपति के अध्यादेश या ऑर्डिनेंस, ठीक है, समाजवादी आर्थिक नीति या इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत 26 सितंबर 1975 को राष्ट्रपति के अध्यादेश या ऑर्डिनेंस द्वारा आरआरबी रीजनल रूरल बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक, इसका प्रावधान किया गया। क्या किया गया? इसके अंतर्गत आरआरबी के 3 प्रमुख शेयर धारक निर्धारित किए गए। कौन? पहला, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट 50%। ठीक है, पहला शेयर होल्डर कौन होगा? कहीं भी आरआरबी स्थापित होगा, केंद्र सरकार। दूसरा, जिस राज्य में हो रहा है उस राज्य की सरकार 15%। तीसरा, प्रमोटर बैंक या स्पॉन्सर बैंक कह सकते हैं 35%। प्रमोटर बैंक या स्पॉन्सर बैंक 35%। ठीक है, तो अब आप देखिए कि 3 यहां, क्योंकि अगर किसी कॉमर्शियल बैंक को कहा जाता है कि भाई आप जाओ ग्रामीण क्षेत्रों में अपने बैंक की ब्रांचेस बनाओ, तो वो कहते कि भाई हम नहीं जाएंगे, वहाँ पर हमें कंज्यूमर मिलेंगे नहीं, हमारा जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, उसका सर्कुलेशन करने में ही हमें लॉस हो जाएगा, क्योंकि जितना हम इनपुट करेंगे आउटपुट कुछ नहीं मिलने वाला। तो सरकार ने कहा कि अच्छा चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि सरकार बैंक संचालित नहीं करने जा रही है, आपको अनुभव है बैंक संचालित करने का, तो आप बैंक के प्रमोटर बन जाओ। आप बैंक को संचालित करने के लिए आप उसके प्रमोटर बन जाओ और आप भी उसमें एक शेयर होल्डर रहोगे। 35% अब प्रॉफिट लॉस कुछ भी होगा तो आपका रहेगा। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा अगर प्रमोटर है तो वो भी रहेगा, अगर एसबीआई है तो वो भी रहेगा। ठीक है, राज्य सरकार 15%, अब उसको भी पता है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी भाई 15% हमें लॉस या प्रॉफिट दोनों हो सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट 50%। तो अगर मोटे तौर पर कहा जाए कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना में सरकार का शेयर कितना है? 65%। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिला दिया जाए तो राज्य का शेयर कितना परसेंट है? 65। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का 50 और राज्य का 15। प्रमोटर बैंक का शेयर कितना है? 35%। प्रमोटर बैंक कौन? जो बैंकों की परिचालन व्यवस्था को देखेगा, स्पॉन्सर बैंक या प्रमोटर बैंक कहा जाएगा। ठीक है, उसको प्रशासनिक अधिकार दे दिए गए उसमें कि आप अपने अकॉर्डिंग उसको आरबीआई रूलिंग के अंतर्गत चलाइए।
अब जैसे बड़ौदा पूर्वी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो बड़ौदा पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसका मतलब प्रमोटर बैंक कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा। 50% किसका लगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। 15% किसका लगा? यूपी गवर्नमेंट का। ठीक, तो इस तरह से बैंक संचालित हो। तो ये प्रोविजन किया गया जिससे कि सब लोग इंटरेस्ट लें और उस क्षेत्र का विकास जो है उसको करने में कोई समस्या नहीं हो। ठीक, अब इसके साथ साथ एक चीज और आपको मैं बता दूं कि इन बैंकों में यह भी प्रावधान किया गया, इन बैंकों के अंतर्गत, कि आरआरबी के द्वारा प्रदान किए गए कुल ऋण का, टोटल लोन का 75% भाग प्राथमिक क्षेत्र को प्रदान किया जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र को आरबीआई द्वारा दिए गए कुल लोन का 75% या 75% भाग जो है वो किसको दिया जाएगा? कृषि व ऐसे प्राथमिक क्षेत्र को प्रदान किया जाएगा। कृषि, पशुपालन, मछली पालन, ठीक है, इन सब चीजों में उसका 75% हिस्सेदारी होगी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जाता है आपसे। अब 26 सितंबर 1975 को ऑर्डिनेंस आया, ये रूलिंग आई, सारी कुछ हुई, लेकिन सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को 5 स्थानों पर की गई, 5 प्लेसेस पर की गई है। तो उन 5 स्थानों का नाम मैं आपको बता रहा हूं। गोरखपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर मुरादाबाद, ठीक है। इसके बाद भिवानी हरियाणा, मालदा टाउन वेस्ट बंगाल, मालदा टाउन वेस्ट बंगाल, ठीक है, और जयपुर। तो अगर ये पूछा जाए कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या रीजनल रूरल बैंक की सर्वप्रथम स्थापना कब की गई? महात्मा गांधी की गांधी जयंती के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर 1975 को सर्वप्रथम इन 5 स्थानों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, अब इसमें 2 यूपी में है, ठीक, गोरखपुर, अब मुरादाबाद, भिवानी, मालदा टाउन और जयपुर, इनका कोई ना कोई प्रोमोटर बैंक रहा होगा। तो ये तो आरआरबी हो गए, आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक। अब यहां पर कौन होगा? प्रोमोटर बैंक। इनका प्रोमोटर बैंक कौन था? क्योंकि ये पहले 5 हैं तो ये जानना जरूरी है। तो गोरखपुर वाले का प्रोमोटर बैंक था एसबीआई, ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मुरादाबाद वाले का सिंडिकेट बैंक, ठीक। भिवानी हरियाणा का पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। जयपुर वाले का तो यूको बैंक था, बट मालदा टाउन का देख लेते हैं, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। और जयपुर का यूको बैंक, ठीक। तो गोरखपुर का एसबीआई, ठीक है, गोरखपुर का प्रमोटर बैंक था एसबीआई। मुरादाबाद का, इसका मतलब ये 35% हिस्सेदारी वाले एक प्रमोटर बैंक है, ठीक है। मुरादाबाद में जो स्थापित हुआ सिंडिकेट बैंक, भिवानी में जो हुआ पीएनबी, मालदा टाउन में जो हुआ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, और जयपुर में जो हुआ उसका यूको बैंक। ओके, तो ये वो बैंक जो स्टैब्लिश हुए, ठीक है। और सबसे पहले सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1975 की तिथि क्यों चुनी गई?
क्योंकि महात्मा गांधी की अर्थव्यवस्था, महात्मा गांधी की आर्थिक नीति क्या कहती थी? आत्मनिर्भर भारत कब होगा? जब गांव आत्मनिर्भर होगा, जब ग्रामीण भारत का विकास होगा। आज वास्तविकता यह है कि जो ग्रामीण भारत सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है इन बैंकों से, इन बैंकों से सबसे बड़ा जुड़ाव, और कहीं ना कहीं छोटे छोटे, जिनको हम कहें स्मॉल स्केल के जो लोन लिए जा रहे हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों को जो सहायता पहुंच रही है, वो कहीं ना कहीं इन बैंकों का बहुत बड़ा रोल है। और ऑल ओवर इंडिया आज हजारों ब्रांचेज जो है और लाखों करोड़ का बिजनेस कर रही हैं, तो इसी क्रम में और अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में उनके परिचालन में डिजिटलाइजेशन के बाद इतने रिफॉर्म हो गए हैं, तमाम योजनाओं को इनसे जोड़ दिया गया है, जिससे इन बैंकों की भूमिका आज की तिथि में हमारी बैंकिंग व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। ठीक है, अब आरबीआई के बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत तीसरी बैंकिंग व्यवस्था है जिसको हम कहते हैं सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। ओके, तो अब बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक की अगर बात करें बच्चों, तो बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है, उस पर भी आएंगे। अपडेटेड है ये कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या सहकारी बैंक। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम कोऑपरेटिव बैंक या सहकारी बैंक की बात करें, तो नाम से ही लग रहा है जैसे ग्रामीण बैंक, तो ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र के विशेष, कुछ ना कुछ विशेष छुपा हुआ है ना ग्रामीण वाला। उसी तरह से सहकारी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक में भी कुछ विशेष है। सहकार्य, एक दूसरे से सहयोग करके किया गया कार्य, कोऑपरेशन के साथ किया गया कार्य, कोऑपरेशन के साथ किए गए कार्य को जो मदद करे उसे हम कहेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो नाम से ही यहां पर लग रहा है कि इस बैंक का उद्देश्य यह है कि चाहे अर्बन कोऑपरेटिव हो और चाहे रूरल कोऑपरेटिव हो, ऐसे भी बैंक्स हैं तमाम। अगर वर्तमान में हम देखें तो अभी लेटेस्ट डेटा मैं देख रहा था, 1540 कोऑपरेटिव बैंक हैं इंडिया में, 1540 1540 कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, सब जगह प्राइवेट को हैं। अब ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ये कोऑपरेटिव बैंक्स का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि सहयोगात्मक तरीके से जो भी कार्य हो रहा है उसको वित्तीय सहायता प्रदान करना। और लेकिन अब कोऑपरेटिव बैंक्स में पहले और अब में क्या अंतर हो गया? 24 जून 2020 में बिल्कुल लेटेस्ट डेटा आपके सामने देने जा रहा हूं कोऑपरेटिव बैंक का। 24 जून 2020 को भारत सरकार ने निर्णय लिया कि अब भाई कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई के फुल कंट्रोल में काम करेंगे। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि पहले कोऑपरेटिव बैंक के लिए आरबीआई का जो बैंक रेगुलेशन था उसमें छूट दी गई थी। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो 1949 है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, उस एक्ट में आरबीआई ने पहले कोऑपरेटिव बैंक को छूट दी थी कि इसके कोऑपरेटिव बैंक के रिक्रूटमेंट में, इसके प्रशासनिक अधिकार में ज्यादातर शक्तियां किसको थी? राज्य को थी। अब ऐसे में राज्य उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप करता था, पॉलिटिकल इंटरफेयर। आप देखते होंगे सहकारी बैंक का ये सचिव बनाए गए, फला राजनीतिक व्यक्ति इसके सचिव बनाए गए, प्रबंध समिति के अध्यक्ष बनाए गए। अब ऐसे में जो कोऑपरेटिव बैंक का, किसी भी बैंक में अगर रिक्रूटमेंट में ही करप्शन और राजनीति एंटर कर जाए तो आप समझ लीजिए फिर क्या होगा। जिस व्यवस्था में भ्रष्टाचार और भ्रष्ट राजनीति
इंटर कर जाए, प्रवेश कर जाए, उस व्यवस्था का ध्वस्त होना तो स्वाभाविक है। और इसी कारण बहुत सारे राज्यों में कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। क्यों? क्योंकि राज्यों का राजनीतिक हस्तक्षेप होने लगा। ना कोई रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया है, ना कुछ है, क्योंकि आरबीआई बैंक रेगुलेशन में उसको छूट मिली हुई थी। वो अपनी प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग करता था और जिसके कारण जिस तरह से उसका विकास होना चाहिए था, नहीं हो पाया विकास। और कुछ राज्यों में बहुत अच्छा हुआ जहां हस्तक्षेप नहीं था। तो अब जब पीएनसी मामला महाराष्ट्र में हुआ, पंजाब में कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला हुआ, तो जब ऐसे राज्यों में घोटाले बड़े हुए, 50-50 हजार करोड़, 5-5, 10-10 हजार करोड़ के घोटाले होने लगे, कोऑपरेटिव बैंकों के बहाने लोग उस छूट का फायदा उठाने लगे, तो सरकार ने निर्णय लिया 24 जून 2020 को कि अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में संशोधन किया जाएगा और उस संशोधन के द्वारा जो है वो आरबीआई एक्ट के अंतर्गत अब कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर भी सारे रूल फॉलो वही होंगे जो कॉमर्शियल बैंक या रीजनल रूरल बैंक के होंगे। स्टेप बाय स्टेप ये रूल इंप्लीमेंट होंगे। ठीक है, तो इसके लिए 26 जून, इसको आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, 26 जून 2020 को राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा, राष्ट्रपति के अध्यादेश या ऑर्डिनेंस द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति के अध्यादेश या ऑर्डिनेंस द्वारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में सुधार किया गया। ठीक, अब इस समय कोरोना काल चल रहा है, संसद की बैठक नहीं हो सकती, अदरवाइज इसके लिए बिल लाया गया होता। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि ये जो बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 आया, इस ऑर्डिनेंस का नाम क्या था? इस ऑर्डिनेंस का नाम भी मैं लिख दे रहा हूं, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020। ठीक, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट, सॉरी, ऑर्डिनेंस 2020। ठीक, तो 26 जून, अब इस डेट को हटा देते हैं, 26 जून 2020 को राष्ट्रपति के अध्यादेश, कौन से अध्यादेश? बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 के द्वारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में सुधार किया गया। ठीक, जिसके द्वारा कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर या कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर आरबीआई का नियंत्रण बढ़ाया गया। मोटे तौर पर अगर कहा जाए, उसके पॉइंट्स बहुत होंगे, की पॉइंट्स बहुत होंगे, मैं अभी उतनी डिटेल में नहीं जा रहा वीडियो लेक्चर में। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इसके द्वारा, इस ऑर्डिनेंस के द्वारा, अब जब संसद की बैठक होगी तो यह एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस ऑर्डिनेंस या अध्यादेश के द्वारा कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई के रेगुलेशन के अधीन लाया गया। अब इसमें आपका क्वेश्चन हो सकता है क्या होगा? अब आरबीआई के रेगुलेशन के अधीन जैसे कॉमर्शियल बैंक काम करते हैं, आरआरबी काम करता है, वैसे ही कोऑपरेटिव बैंक काम करेगा। यानी नियुक्तियों संबंधी प्रावधानों में सुधार होगा, उसके लिए योग्यता निर्धारित की जाएगी। ये नहीं फलाने गजोधर सुकई बुधई रमई, ठीक है,
ये बन गए क्या कोऑपरेटिव बैंक के सचिव, ऐसा नहीं होगा। अब उसकी योग्यता निर्धारित की जाएगी, उसका रिक्रूटमेंट सिस्टम तो वो आरबीआई के अधीन नियंत्रण में आएगा। वो रेगुलेशन आरबीआई रेगुलेट करेगा, तो रेगुलेशन के लिए किया गया। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में ये रिफॉर्म कर दिया गया। इसके अलावा बैंकों का जैसे रेगुलर ऑडिट होता है, वैसे कोऑपरेटिव बैंक्स का भी रेगुलर ऑडिट होगा आरबीआई के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे कई सुधार इसमें किए गए हैं। ठीक, अब अगर हम कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक केंद्रीय सहकारी बैंक या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, वैसे अर्बन और रूरल भी होते हैं, बट मोटे तौर पर ये वाला कैटेगरी मैं बता रहा हूं आपको। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या राज्य सहकारी बैंक। ठीक, केंद्रीय सहकारी बैंक ये जिला सहकारी बैंक के नाम से स्थापित किए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट सहकारी बैंक के नाम से स्थापित किए जाते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है ये राज्य सहकारी बैंक या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के नाम से स्थापित होते हैं राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर ये किस स्तर पर होते हैं? जिला स्तर पर। ठीक, अब एक चीज क्या और है, ये इनके एपेक्स बैंक होते हैं, ये इनके एपेक्स या शीर्ष बैंक हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, मोटे ये क्यों मैं लिख रहा हूं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जिला सहकारी बैंकों का शीर्ष बैंक यानी जो ऑर्डर में ऊपर आएगा शीर्ष बैंक या एपेक्स बैंक कौन होगा, तो आप बोलोगे राज्य सहकारी बैंक। राज्य का कौन होगा? केंद्रीय सहकारी बैंक। लेकिन यहां गलत हो गया ना, क्योंकि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर स्थापित होता है? जिला स्तर पर। उसका नाम क्या है? जिला सहकारी बैंक। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जिला सहकारी बैंकों का एपेक्स बैंक किस नाम से जाना जाएगा, बहुत आसानी से आंसर दे दोगे, राज्य सहकारी बैंक। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय सहकारी बैंकों का, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स का एपेक्स बैंक कौन है, तब भी आपका आंसर क्या होगा? राज्य सहकारी बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो अब अगर हम इनकी बात करें कि सहकारी बैंकों की स्थापना का उद्देश्य, तो मैं फिर से आपको बता दूं कि सहकारी समितियों को ऋण व वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना इनका पहला उद्देश्य है। ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत तौर पर नहीं कराते, बट मुख्य उद्देश्य वही होता है। और समाज में सहभागिता को प्रोत्साहित करना, लघु उद्योग या कुटीर उद्योग को सहायता प्रदान करना, ये प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, और बहुत सारे चेंजेस अब आएंगे और अब ऐसे बैंक्स जो है वो कहीं ना कहीं बैंकिंग व्यवस्था में सुधार की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो और फायदा होगा। ठीक है, तो बच्चों, आरबीआई के अधीन मुख्य रूप से जो हमारी बैंकिंग व्यवस्था है उसमें हम लोगों ने अभी तक जो मुख्य चीज़ें जितनी भी थी बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड, अब बहुत सारी मिसलेनियस फैक्ट्स हैं जो हम लोग मिसलेनियस में भी देखेंगे, तो वो मैंने आपको मोटे तौर पर कवर कराने की कोशिश की है। इसके क्वेश्चंस के लिए आसान आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। लेकिन बच्चों, अब ये ध्यान रखना कि क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब वीडियो लेक्चर को आपने ध्यान से देखा हो, सुना हो, या फिर उसको आपने नोट किया हो, तभी आप उसको ठीक से कर पाओगे। ये बिल्कुल से आप गांठ बांध लो, क्योंकि बिना इसके नहीं कर पाओगे। मैंने अभी पिछला टेस्ट जो गूगल फॉर्म्स के द्वारा लिया, इकोनॉमी 20, पहले क्या था, किसी का सुन लिया, आंसर दे दिया। अभी मैंने 2 टेस्ट, चाहे ज्योमेट्री का वीडियो लेक्चर के बेसिस पे हुआ है और किसका, इकोनॉमी का।
तो ये दोनों वीडियो लेक्चर्स के बेसिस पर था। अगर आपने देखा है, समझा है, तो उसके आंसर आप दे दोगे। अदरवाइज क्या है, मुद्रा का मूल्य क्या होगा, क्या नहीं होगा, अनाप शनाप आंसर आ रहे हैं। तो ये बच्चों आप ध्यान रखो कि आप पढ़ रहे हो तो अपने लिए पढ़ रहे हो। अगर आप जो है वो आंसर कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, ठीक है। और कल बहुत अच्छा लगा मुझे कि अपने दिशा के महारत्नों को देखकर आप बहुत उत्साहित हुए। अरे यार, ऑल इंडिया रैंकर बन रहे हैं यार, टॉप 5 में, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 में आ रहे हैं। 10 लाख लोगों में इस छोटी सी जगह के वो बच्चे जो है, जो सामान्य घरों से बिलोंग करते हैं, वो वहां पहुंच रहे हैं। जो कभी भी फैजाबाद से बाहर पढ़ाई के बारे में कुछ भी नहीं किया उन्होंने, वो यहां पर करके, पढ़ के, चाहे एकेडमिक स्टडी हो चाहे कॉम्पिटिटिव स्टडी हो, यहां पर करके वो पहुंच रहे हैं। बहुत उत्साहित हुए, ताली बजा रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, बहुत अच्छा लग रहा था, आपका उत्साह देख के अच्छा लग रहा था। आप वीडियो में कमेंट कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। हाँ, कमेंट करो, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। कुछ लोग तो कमेंट नहीं, बस देख लिया, बस काफी काम कर लिया, लाइक भी नहीं करते, कमेंट तो छोड़ो। और कुछ का तो अंगूठा ऐसे वाला है। अब आप सोचो, वो कोई ना तो इकोनॉमी का सब्जेक्ट था, ना पॉलिटी का था, ना ज्योमेट्री का था, ना इंग्लिश का था। अरे भैया, वो तो 2 बच्चे यहाँ के, उन्होंने उसको क्वालिफाई किया, उसका वीडियो था, उसका तो ये लाइक तो ऐसे ही था, और 5-6 ऐसे वाला था। तो इसका मतलब वो कुत्ते जो सुअर टाइप के हैं, जिनको नहीं पता, जिनका सेरेब्रम काम नहीं करता, उनका अंगूठा नीचे हो गया, या तो ऐसे अंगूठा लेके पैदा हुए होंगे, तो खानदानी जेनेटिक होगा, अंगूठा ही ऐसा होगा, नीचे होगा, तो वही ऐसा हो गया होगा, ठीक है। अदरवाइज आप, लेकिन मैं अब जो बात कहना चाहता हूं यार, ये तो सोचो कि जब कोई नीरज साहू, कोई शिवेंद्र सिंह टॉपर बन सकता है, चाहे अभी अगले चरण में आएगा तो और अच्छा कर पोस्ट लेगा, फिर टॉपर बन सकता है, इतना स्कोर कर सकता है कोई, तो फिर हम सिलेक्शन तो ले सकते हैं, इतना तो स्कोर कर सकते हैं। और इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मेंस के कैंडिडेट्स, कुछ लोग कहे होंगे ना, अरे यार प्री में टॉपर है ना, हमारे मेंस के कैंडिडेट्स, मैं उन 2 की बात नहीं कर रहा हूं, कम से कम 20 ऐसे कैंडिडेट्स हैं मेंस में जो इस बार ऑल इंडिया रैंकर्स बनेंगे। फाइनल रिजल्ट में चैलेंज करता हूं मैं, आप देखना, फाइनल रिजल्ट में वो रैंकर बनेंगे। तो यार, जब वो रैंक ला सकते हैं, और इससे पहले भी रैंक लाए, ऐसा नहीं कि रैंक नहीं लाए इससे पहले, हाँ ये बात अलग है कि वो रैंक अब ऊपर आ रही धीरे धीरे। तो जब वो रैंकर बन सकते हैं इस दिशा परिवार से, इस छोटी से जगह से, जो आज अपने आप में इतनी बड़ी हो गई है कि बड़ी बड़ी जगह छोटी लगती है उसके सामने, ठीक है। तो अब आप सोचो, आपको ये सोचना चाहिए, वो कॉन्ग्रेचुलेशन करते हुए, लाइक करते हुए, ताली बजाते हुए, यार हम अपनी पढ़ाई में कोई चूक ना होने दें और हम सिलेक्शन तो लेके दिखाएं, ये जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों। तो इसलिए चाहे इकोनॉमी का वीडियो हो, चाहे कोई ऑडियो हो, चाहे कोई पीडीएफ हो, कोई पेपर है, हर चीज आप अच्छे से करिए, आपके लिए वो प्रोवाइड किया जा रहा है। और बच्चों, आप कभी भी इसको आप जानने की कोशिश करेंगे अगर ना, कि 1 घंटे या 1.25 घंटे का जो वीडियो आपके पास पहुंचता है, उसके लिए क्या क्या करना होता है, उसके लिए कितना टाइम एक्सपेंड होता है, तो आपको शायद आप में से कोई ऐसी लापरवाही ना करे, ठीक है। मुझे ये लिखना पड़े जबकि ज्योमेट्री का जन्मदाता जन्मदात्रियां, ऐसा कुछ लिखना पड़े, नहीं लिख रहा हूं तो क्या हाल हो रहा है, कल देख लो फिर क्या हुआ था। तो ये अपने साथ धोखा मत करो, पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो, अदरवाइज। और वैसे भी अब मैं बता दूं आपको कि जो लोग निष्क्रिय हैं, जो लोग एक्टिव नहीं हैं हमारे टेस्ट में, हमारी एक्टिविटीज में, तो अब उनकी विदाई की प्रक्रिया शुरू होने वाली है।
अब उनका निष्कासन होने वाला है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि सभी व्हाट्सएप ग्रुप में संख्या कम हो जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे उनका निष्कासन होगा, रिमूवल होगा, धीरे धीरे वो कम हो, क्योंकि वो निष्क्रिय हैं। वो ना तो टेस्ट, भाई ना पढ़ाई कर रहे हैं, ना टेस्ट दे रहे हैं, ना आंसर, ना क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्या किया जाए। उनको रहने का, अपनी जो भी और पढ़ाई करनी है वो अपना करें अपने आप से, ठीक है। तो उसको करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो आप पूरी ईमानदारी से करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन और किसी भी चीज को, किसी को भी आप अन्यथा अनावश्यक रूप से शेयर ना करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। आप ऐसे करोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं। अगर किसी के भी आंख में या सर दर्द की कोई प्रॉब्लम है तो जो वीडियोस हैं जीएस के या इंग्लिश के, ऐसे वीडियोस को मैं बोलूँगा कि आप देखने की अपेक्षा सुन लो। अगर जरूरी जहां पर हो वहां देख लो, ठीक है। सुनकर भी आप उसको लिख सकते हो, तैयार कर सकते हो। मैथ्स में तो देखना पड़ेगा, वहां जरूरी है। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।